Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in today's class we are going to continue with the paper of December NET JRF 2015. लास्ट क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. आज हम लोग 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो आपका दिसंबर का पेपर है ये सॉल्व हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा और 2015 का आपका पेपर खत्म हो जाएगा. यानी जून एंड दिसंबर दोनों जब पेपर्स आप सॉल्व कर लोगे तो एक ईयर आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि साल में 2 बार नेट का एग्जाम होता है, राइट. सो आज की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और इन क्वेश्चंस को आपको लाइटली नहीं लेना है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम तब तो बिल्कुल भी नहीं. और अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप किसी भी CUET PG या किसी भी इंट्रेंस लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं. यहाँ से जो भी टॉपिक्स आपको पता चलेंगे वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आपसे अलग पूछेंगे पर टॉपिक रिपीट करते हैं. ठीक है. सो दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माय नेम इज भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशियोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ये वाला टेलीग्राम आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, दोज आर न्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि जो PDF है वो आपको यहीं पे मिलेगा. सो 2015 का जो हमारा पेपर है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, तो जून दिसंबर का कंपाइल्ड PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी. सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द टेलीग्राम. ओके. एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम, जो अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है. ओके, सो दैट आई कैन हैव एन आइडिया कि कौन से मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 51. हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इंडेक्सिकलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी इन हिज थ्योरी. किसने इंडेक्सिकलिटी और रिफ्लेक्सिविटी की बात की है? नाउ आप लोगों ने कीवर्ड बेस्ड अगर स्टडी की होगी तो हमें पता है ये किसके कीवर्ड्स हैं. हेरोल्ड गारफिंकल, थॉमस लकमैन, अल्फ्रेड शुट्ज या फिर एर्विंग गॉफमैन. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इंडेक्सिकलिटी होता क्या है? देखो, इंडेक्सिकलिटी का मतलब होता है जब हमारा जो भी मीनिंग होता है वो एक कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. ठीक है. जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि वो वहाँ रखा है ना, अगर मैंने ऐसे बोला कि इट इज़ हेयर या इट इज़ देयर, तो जब तक आपको पता नहीं है कि इस बात में कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बारे में हम पहले से बात कर रहे हैं, ये चीज़ आपको अगर नहीं पता है तो आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि वो वहाँ पे क्या रखा है ना. तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जब हम मीनिंग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिकलिटी. ठीक. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिविटी. तो रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. रिफ्लेक्सिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता ही रहता है. जैसे कि हम जब किसी से इंटरैक्ट करते हैं तो इंटरैक्शन के टाइम पर भी हम हमेशा रिफ्लेक्स करते रहते हैं, यानी हमारी जो बात है वो अगले को कैसी लगी होगी, हर समय हम चीज़ों को चेक करते रहते हैं, राइट. सो रिफ्लेक्ट करना चीज़ों पे, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी. ठीक है, ये चीज़ याद रखना. और यही रिफ्लेक्सिविटी है जो हमारी जो कन्वर्जेशंस होते हैं, इंटरैक्शन होते हैं, उसको मीनिंग देता है, ऑर्डर देता है. अच्छा, इंडेक्सिकलिटी रिफ्लेक्सिविटी के बारे में जिसने बात की है वो है हेरोल्ड गारफिंकल. प्लीज रिमेंबर, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी. ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में आती है. ही इज़ अ फाउंडर ऑफ एथनो methodology. Okay, please remember. So the correct answer will be A. जिन्होंने A आंसर दिया है, वेरी गुड. एंड इंडेक्सिकलिटी रिफ्लेक्सिविटी, इसका मीनिंग आपको सर्च करके आज रीड करना है, दैट इज योर होमवर्क. ओके. Now, question number 52. Which of the following can be described as a method in philosophy that begins with the individual and his own conscious experience and tries to avoid prior assumptions, prejudice and philosophical dogmas? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इकोलॉजी, फेनेमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी या फिर ड्रामाटर्जी? किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? देखो, सबसे बड़ा कीवर्ड जो यहाँ पे है ना वो है कॉन्शियस एक्सपीरियंस. वी ऑल नो स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस किस में होता है. आई होप यू गाइज नो, अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो देखो, बेसिक मीनिंग तुम लोगों को हर कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए. जितनी भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है, मेक श्योर अगर कुछ भी तैयारी नहीं की है तो उनके मीनिंग्स एक बार पढ़ लो, समझ लो. आजकल क्या है कि इतने सारे सोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं, कोई भी किताब आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, ChatGPT है, AI के थ्रू आप लोग बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो. देखो, मीनिंग AI गलत नहीं बताता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो AI गलत भी बता देता है. सो यू हैव टू क्रॉस चेक. ओके. बहुत सारे नोट्स हैं, इग्नू नोट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स तुम्हें वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे. तो मेक श्योर कि सारे जितने भी, अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें ड्रामाटर्जी पता चला, एथनो मेथोडोलॉजी पता चला, तो आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन थोड़ा सा 2 घंटे बैठ के इन सारे टॉपिक्स को रीड कर लो.
ठीक है, इस तरीके से करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा विद दिस क्लास, एंड उसके बाद जब रीडिंग करोगे तो वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से जब पढ़ाई करोगे तो इट्स वेरी इजी टू क्वालिफाई नेट। जेआरएफ के लिए थोड़ा हार्डवर्क और करना पड़ता है क्योंकि जेआरएफ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हेयर इज फेनोमेनोलॉजी, क्योंकि फेनोमेनोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। राइट नाउ फेनोमेनोलॉजी में दो थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला तो है एडमंड हसेल। ठीक है, फिलोसॉफी में फेनोमेनोलॉजी पे सबसे ज़्यादा काम इन्होंने ही किया है, इवन कॉइन किया है। सोशियोलॉजी में अगर हम बात करें तो फाउंडर हम मानते हैं किसको? एल्फ्रेड शुट्ज को। ओके, ये चीज़ याद रखना। तो ये दो थिंकर हैं जो आपको फेनोमेनोलॉजी में ज़रूर से पढ़ने हैं। एथनोमेथोडोलॉजी मैंने आपको बताया क्या होता है ना। फेनोमेनोलॉजी के बारे में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इट इज़ स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, नाउ एथनोमेथोडोलॉजी पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो अभी हम लोगों ने देखा था एथनोमेथोडोलॉजी इज स्टडी ऑफ एवरीडे मेथड पीपल यूज टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम लोगों ने थिंकर भी देखा था, राइट? सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट यू गाइस कैन रिवाइज। इट इज स्टडी ऑफ एवरीडे मेथड, ऐसे मेथड्स जो हम लोग डेली यूज करते हैं उनमें जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है, पीपल यूज टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ ड्रामाटर्जी की अगर हम बात करें तो ड्रामाटर्जी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दीज आर मैथड्स, पर्सपेक्टिव, जो भी कह लो। सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स में भी हम इनको रख सकते हैं, जैसे हम लोग फंक्शनलिज्म पढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, राइट? नाउ ड्रामाटर्जी की अगर हम बात करें तो ड्रामाटर्जी में यू हैव टू रिमेंबर एरविंग गॉफमैन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। ड्रामाटर्जी में होता क्या है, ड्रामाटर्जी में अभी हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चन है ड्रामाटर्जी का, तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ, क्या होगा आंसर? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन योर इन्वायरमेंट यूनिट इकोलॉजी का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइज प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स बिफोर यू इंटर इन योर एग्जाम। ओके, now question number 53, which of the following method is not used by Garfinkel in his work on ethnomethodology? इसमें से कौन सा वर्क है जो गारफिंकल के साथ एसोसिएटेड नहीं है? कौन सा मेथड है जो उन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी में यूज नहीं किया है? अकाउंटिंग प्रैक्टिस, एक्सेट्रा प्रिंसिपल, डॉक्यूमेंट्री मेथड या फिर कलेक्टिव नैरेटिव्स? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is D, that is collecting narrative. Now collecting narrative के बारे में गारफिंकल ने बात नहीं की है। ओके, प्लीज रिमेंबर क्या होता है ये नैरेटिव। सो नैरेटिव का मतलब होता है लाइफ स्टोरीज को गैदर करना। ठीक है, सो वी कैन से इट इज गैदरिंग लाइफ स्टोरीज। ओके, ना व्हाट इज अकाउंटिंग प्रैक्टिस? सो गारफिंकल अकाउंटिंग की बात करते हैं। जैसे हम लोग, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो व्हाट इज़ अकाउंट्स। कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट्स रहे हो या फिर कभी आपने बैंक वगैरह में देखा होगा या किसी बिजनेस में देखा होगा, अकाउंट्स होते हैं, राइट? अकाउंट्स क्या होता है? हर चीज़ का एक प्रॉपर डेटाबेस। तो ऐसे ही ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी में जब हम लोग सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो हमें पूरे वर्ड का एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक सेंस ऑफ द वर्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एटसेट्रा प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि देयर इज ऑलवेज मोर। ओके, दे से दैट जो भी हम लोग इंटरेक्शन करते हैं ना उसमें देयर इज ऑलवेज मोर टू से, देयर इज ऑलवेज मोर। ये तो आप लोगों को जनरली भी पता होगा, जब हम लोग कुछ लिखते हैं और हमें और चीज़ें एग्जाम्पल में देनी होती हैं तो हम वहाँ पर ETC लगा देते हैं। नाउ दिस इज ETC, राइट? वही एक्सेट्रा प्रिंसिपल है ये, इन्होंने इसको बस सोसाइटी के साथ एसोसिएट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री मैथड। तो डॉक्यूमेंट्री मैथड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि एथनोमेथोडोलॉजी में हम लोग जो भी स्मॉल थिंग्स पे फोकस करते हैं, राइट, उसको हम लोग कैसे, उसका जो मीनिंग होता है वो एक्चुअली बिगर होता है। यानी जितनी भी सोसाइटी में स्मॉल छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है,
उनका एक्चुअल में क्या होता है, बहुत बिगर मीनिंग या फिर पैटर्न। ओके, सो दिस इज डॉक्यूमेंट्री मेथड। ओके, नाउ कलेक्टिंग नैरेटिव के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। सो सारे ही जितने भी 26 थिंकर्स आपके सिलेबस में मेंशन है, उन सब की बुक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। एल्फ्रेड शुट्ज की जो फेमस बुक है वो कौन सी है? एल्फ्रेड शुट्ज की फेमस बुक है फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड। वी नो पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमैन बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के बारे में, सो इनकी बुक भी है इस पे। हेरोल्ड गारफिंकल मैंने आपको अभी बताया, एसोसिएटेड विद एथनोमेथोडोलॉजी, एंड गॉफमैन इज एसोसिएटेड विद दिस बुक बिकॉज ही टॉक्स अबाउट ड्रामाटर्जी इन दिस बुक। Okay, so the correct answer here will be 3, that is C option is correct. ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर ये सारी बुक्स जितनी भी हैं प्लीज उसको नोट डाउन करते रहो, सो दैट एग्जाम में इसको भूलो नहीं। ओके, कभी कभी क्या होता है कि कुछ अननोन बुक्स भी आ जाती हैं, अनकॉमन बुक्स भी आ जाती हैं, तो अगर तुम लोगों को ऐसी बेसिक बुक्स पता है, PYQ वाली बुक्स सारी पता है, तो तुम लोग इसको अच्छे से कर लोगे, ठीक है। एक बुक लिस्ट आपको वैसे भी मिल जाएगी, मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी थी, उसमें सारी बुक्स हैं 26 थिंकर्स के अकॉर्डिंग, तो उसको भी देख सकते हो। ओके, question number 55, an approach to social analysis in which the theater is the basis of an analogy with everyday life is known as what? Teleology, dramaturgy, theology या फिर gerontology? What will be the correct answer? थिएटर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इवन इफ़ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, तो भी आप थिएटर के बेसिस पे आंसर करेक्ट मैच कर सकते हो, राइट, टिक कर सकते हो। द करेक्ट आंसर इज बी, ऑफ कोर्स इट इज़ ड्रामाटर्जी, क्योंकि थिएटर में हम लोग क्या करते हैं, ड्रामा करते हैं, राइट। सो इसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ड्रामाटर्जी, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ड्रामाटर्जी पे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ड्रामाटर्जी के बारे में बात करी है एर्विंग गॉफमैन ने। ओके, एर्विंग गॉफमैन क्या कहते हैं, ये कहते हैं दैट सोशल लाइफ इज कंपेयर टू थिएटर, यानी ये कहते हैं कि जो हमारा सोशल लाइफ है, इन्होंने एक्चुअली हमारे सोशल लाइफ को किससे कंपेयर किया, थिएटर से। जैसे कि थिएटर में हम लोग ड्रामा करते हैं ना, ऐसे ही हम लोग अपने सोशल लाइफ में भी ड्रामा कर रहे होते हैं, ठीक है। पीपल ऑन सोशल स्टेज प्लेइंग रोल्स, यानी कहते हैं कि हमारा एक सोशल स्टेज है, यानी सोसाइटी जो है वो हमारा एक सोशल स्टेज है जहाँ पर हम एज अ एक्टर प्ले कर रहे हैं अपने रोल को, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना, सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म में भी आता है ये ड्रामाटर्जी। ना टेलियोलॉजी क्या होता है, सो प्लीज रिमेंबर इट इज़ अ स्टडी ऑफ पर्पस और डिज़ाइन इन नेचुरल फिनोमिना। यू हैव टू रिमेंबर दिस क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो टेलियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ पर्पस, it is study of purpose or design in natural phenomena. Okay, please remember. Now theology क्या होता है, you all know theology is study of religious belief and God, या study of God भी कह सकते हो, ठीक है, study of ओके। ना नेक्स्ट इज जेरेंटोलॉजी। सो जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एजिंग। मैंने ऑलरेडी एक क्लास लिया है, CUET PG के सिलेबस में है एजिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है देखो कि क्लासेस एकदम सेग्रीगेट कर सकते हैं हम फॉर नेट एंड गेट एंड CUET PG, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप होते हैं, ठीक है। बस लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। नेट में आपसे एक अलग लेवल का क्वेश्चन आएगा और CUET PG में आपसे अलग लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बट टॉपिक्स आपको वैसे ही पढ़ने हैं। ओके, now question number 56, the key concept of Berger and Luckman's theory described as moments of a dialectical process are externalization, objectivation, internalization, objectivation, internalization या फिर subjectivity।
इंटरनलाइजेशन, सब्जेक्टिविटी, एक्सटर्नलाइजेशन या फिर एक्सटर्नलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन और इंटरनलाइजेशन। सो बर्जन एंड लकमिन का थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्शन का, उसमें ये कौन से तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस की बात करते हैं? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अच्छा, इनकी बुक का नाम आपको सबसे पहले तो याद रखना है। इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। अभी हम लोगों ने देखा था, सारी बातें इन्होंने इसमें ही की हैं, ठीक है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ओके, जैसे जैसे मैं लिखती हूँ तुम लोग भी पेपर पे लिखते रहा करो, सो दैट एग्जाम में याद रहेगा। जितना ज़्यादा लिखोगे ना उतना ज़्यादा याद रहेगा। 1966 में ये बुक आई थी, प्लीज़ रिमेंबर। अच्छा, इसमें ये बात क्या करते हैं? दे बेसिकली टॉक अबाउट हाउ सोसाइटी इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड, ठीक है। सो ये क्या बात करते हैं? दे टॉक अबाउट प्रोसेस थ्रू विच सोसाइटी इज़ क्रिएटेड और मेंटेन, यानी सोसाइटी कैसे बना है, ठीक है, और कैसे चल रहा है, कैसे मेंटेन्ड है, ये सारी बातें ये इस बुक में करते हैं, इस थ्योरी में अपनी करते हैं, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। ओके, अब कौन से ऐसे 3 स्टेप्स हैं जिसके बारे में इन्होंने बात की है? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ए। दे टॉक अबाउट एक्सटर्नलाइजेशन, ऑब्जेक्टिवेशन एंड इंटरनलाइजेशन। कैसे? देखो, एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आइडियाज हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारे ट्रेडिशंस, ठीक है, ये हम खुद क्रिएट करते हैं और ये रिलेटेड होते हैं हमारे आइडियाज से, कस्टम से, हम खुद बनाते हैं ये ट्रेडिशंस, राइट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्सटर्नलाइजेशन से ऑब्जेक्टिवेशन, जहाँ पर ये सारे ट्रेडिशंस हमें रियल लगने लगते हैं, नेचुरल लगने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से यहीं पे थे, ठीक है। इंटरनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है जब हम उसे अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं, किसी भी ट्रेडिशन को, ठीक है, हम उसे क्वेश्चन करना ही बंद कर देते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं चिल्ड्रन का। बच्चों को हम लोग जो भी चीज़ें सिखाते हैं, है ना, एक टाइम के बाद वो इन सारे ट्रेडिशंस का मीनिंग, इन सारे ट्रेडिशंस का जो रीज़न है, उस पर फोकस ना करके उसको एक पार्ट ऑफ लाइफ समझने लगते हैं कि ये चीज़ तो हमें करनी ही है, राइट। सो ये 3 स्टेप्स हैं जिनके बारे में बर्जर एंड लकमिन ने बात की है, प्लीज रिमेंबर। ओके, now question number 57, which of the following notion Louis Althusser has opposed? now you have to understand this कि इस बार का जो आपका सिलेबस है 2018 के बाद से लुई अल्थूजर से क्वेश्चंस आना बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अब ये सिलेबस से थिंकर हटा दिए गए हैं। पहले ये वाले थिंकर्स सिलेबस में थे, दैट इज़ वाई इनके क्वेश्चंस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अल्थूजर ने कौन से नोशन को अपोज किया था, यानी कौन से चीज़ का उन्होंने विरोध किया था जिसके वो अगेंस्ट थे, यू कैन से। सो ऑप्शंस आर ह्यूमनिस्ट मूवमेंट्स विद इन मार्क्सिज्म, ह्यूमनिस्ट एंड हेगेलियन मूवमेंट्स विद इन मार्क्सिज्म, ह्यूमनिस्ट लेबर मूवमेंट्स या फिर लेबर हेगेलियन मूवमेंट। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी गाइस, प्लीज रिमेंबर। इन्होंने ह्यूमनिस्ट और हेगेलियन मूवमेंट को रिजेक्ट किया था, जो कि मार्क्सिज्म में होता है, और इन्होंने बिलीव किस पे किया था? इन्होंने कहा था ह्यूमनिस्ट की जगह हमें फोकस करना चाहिए साइंटिफिक होने पे, ठीक है, फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। और हेगेलियन की जगह इन्होंने कहा था हमें स्ट्रक्चरल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 बातें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58, अकॉर्डिंग टू हेबरमास व्यू, इन मॉडर्न सोसाइटीज साइंस एंड टेक्निकल रैशनैलिटी फंक्शन एज व्हाट? मॉडर्न सोसाइटीज़ में साइंस और टेक्निकल रैशनैलिटी, यानी जो हम लोग लॉजिक लगाते हैं या फिर कह सकते हैं एफिशिएंसी, राइट। सो वी कैन से लॉजिक, एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमें मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो ये कहते हैं कि ये किस तरीके से हम देखते हैं, किस तरीके से सोसाइटी में ये चल रही होती है, फंक्शन कर रही होती है। रेजिंग फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन एंड्स, आइडियोलॉजीज, रीजन अगेंस्ट इग्नोरेंस या फिर रीजन अगेंस्ट ऑपरेशन। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आइडियोलॉजीज। हेबरमास कहते हैं कि ये जितना भी साइंस एंड टेक्निकल रैशनैलिटी है, ये एक आइडियोलॉजी की तरह काम करता है। नाउ आइडियोलॉजी क्या होता है? आइडियोलॉजी इज नथिंग बट सेट ऑफ आइडियाज, राइट। हमारे पास जो आइडियाज होते हैं,
तो मॉडर्न सोसाइटी में साइंस और टेक्निकल रैशनैलिटी एक आइडिया की तरह काम करता है, ठीक है। ये सपोर्ट करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, हिडन पावर हमें देखने को मिलती है, राइट। सारी आइडियोलॉजीज को कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा जो साइंस एंड टेक्निकल रैशनैलिटी है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आइडियोलॉजी। ओके, now question number 59, what are the three forms of scientific knowledge given by Habermas? Habermas ने 3 important forms of scientific knowledge की बात की है। कौन से हैं वो? empirical, ethical, hermeneutic, critical या emancipatory? कोई एक है जो नहीं है। so the correct answer is D। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, ये चीज़ याद कर लो, कहीं पे लिख लो, हेबरमास के नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। देखो, empirical से इनका मतलब है टेक्निकल इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एम्पिरिकल में हेबरमास किस बारे में बात करते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। बी के बारे में ये बात नहीं करते हैं। हर्मेन्यूटिक में ही टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, ओके। एंड लास्ट में क्रिटिकल एंड इमेंसिपेटरी में ही टॉक्स अबाउट फ्रीडम, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ओके। मैं आपको हेबरमास जब पढ़ाऊंगी तो मैं ये चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए प्लीज़ ये कीवर्ड्स याद रखना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, अकॉर्डिंग टू लुई अल्थुजर द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन ऑफ व्हाट? ओनली इकोनॉमिक प्रैक्टिस, ओनली पॉलिटिकल प्रैक्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिस, या फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। प्लीज रिमेंबर, लुई अल्थुजर का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें वो बात करते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस की, जबकि जब हम लोग कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स सिर्फ इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। इन एनी सोसाइटी ये कहते हैं इट इज नॉट जस्ट हाउ गुड्स आर मेड बट ऑल्सो पॉलिटिकल प्लस आइडियोलॉजिकल। तो ये चीज़ याद रखना, इकोनॉमिक प्रैक्टिस के साथ साथ अल्थुजर के मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस भी देखते हैं, ठीक है। इनके हिसाब से 3 आर इंटरकनेक्टेड एंड दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन सिस्टम ऑफ पावर, ओके। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ही सेज दैट दीज 3 आर इंटरकनेक्टेड, ओके। आपस में तीनों कनेक्टेड होते हैं, ओके, एंड दे वर्क टुगेदर। to maintain the system of power. Okay, please remember. Now, question number 61, who has considered modernity as an unfinished project? Modernity को unfinished project किसने बोला है? डेरिडा, गिडिंस, अल्थुजर या फिर हेबरमास? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये और कई बार आ चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मॉडर्न सोसाइटी जो है वो अभी तक उन्होंने फुल्ली अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं किया है, ठीक है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सो इट इज अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, ओके। बेसिकली ये कहते हैं कि जितने भी इनलाइटनमेंट आइडियाज हैं जैसे रीजन, फ्रीडम, प्रोग्रेस, ये सारी चीजें हैं जो अभी तक हमने अचीव नहीं की हैं, ठीक है। कौन कहता है ये? सो इट इज अ फेमस quotation by Habermas, okay, please remember. Now question number 62, who popularized the conception of an epistemological break between young Marx and mature Marx? किसने सबसे पहले तो आपको ये बताना है epistemological break के बारे में बात की है, and then we have to understand कि young Marx क्या है और ये mature Marx क्या है. So the correct answer here is Althusser, Habermas, Alexander, Dahrendorf. Now अल्थुजर और अलेक्जेंडर से ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, डेरेंडॉर्फ से फिर भी आते हैं। द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, दैट इज लुई अल्थुजर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक के बारे में बात की है अल्थुजर ने। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। देखो, अल्थुजर एक रैडिकल शिफ्ट की बात कर रहे हैं विद हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं ये? ही इज टॉकिंग अबाउट रैडिकल शिफ्ट। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह का शिफ्ट है ये, ठीक है। नाउ अल्थुजर यहाँ पे कहते हैं कि जो मार्क्स की राइटिंग है ना उसको हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं। जो शुरू का उनका वर्क है उसको हम लोग यंग मार्क्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, और जो बाद का उनका वर्क है, ठीक है, उसको हम लोग कह सकते हैं मेच्योर मार्क्स। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है।
शुरू का जो मार्क्स है वो बात करता है प्रॉब्लम ऑफ एलियनेशन पे, ठीक है। जब कार्ल मार्क्स ने नई नई राइटिंग स्टार्ट की थी, यू कैन से, राइट, तो जब वो यंग थे उन्होंने एलियनेशन के बारे में बात की, है ना। तो उनकी जो राइटिंग थी वो क्या थी, हेगेलियन इंस्पायर्ड, यानी हेगल को वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, तो कहीं ना कहीं इनका जो थॉट था वो ह्यूमनिस्ट था, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स हैं गाइस जो आपको याद रखने हैं। नाउ अगर हम लोग मेच्योर मार्क्स की बात करें तो धीमे धीमे वो शिफ्ट हो गए किधर, वो शिफ्ट हो गए साइंटिफिक सोशलिज्म की तरफ। he started focusing on socialism and how we can achieve that, right? So इनकी इसमें जो बुक्स आते हैं वो हैं जर्मन आइडियोलॉजी, इसके अलावा इनकी जो फेमस बुक है दैट इज कैपिटल, ठीक है। इंग्लिश में सी से है बट इन्होंने जो लिखी है वो के से है। तो ये जो यंग मार्क्स से मेच्योर मार्क्स में चेंज होने का प्रोसेस है, इसी को इन्होंने कहा है एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, ठीक है। ये जो रेडिकल शिफ्ट हमें देखने को मिलता है फ्रॉम यंग मार्क्स टू मेच्योर मार्क्स, इसको ये कहते हैं अल्थुजर एक एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, ओके। यू हैव टू रिमेंबर दिस क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई, क्योंकि कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मिशेल फुको। हर थिंकर के वर्क आपको पता होने चाहिए। मिशेल फुको ऑलरेडी मैंने चैनल पे पढ़ाया है, मैंने वहाँ पे उनकी सारी बुक्स भी आपको दी थी लिस्ट, आई होप आपने वो क्लास देखा होगा। Forms of talk, history of sexuality, madness and civilization, discipline and punish. What will be the correct answer? The correct answer is A, that is Forms of Talk. Forms of Talk मिशेल फुको का बुक नहीं है, it is a book written by Goffman. Okay? Please remember. The correct answer will be A. Question number 64. Which one of the following concept is not given by Derrida? इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो डेरिडा का नहीं है ना। मैंने ऑलरेडी डेरिडा के बारे में भी आपको पढ़ाया है चैनल पे, थोड़ा सा भी अगर आपने वो क्लास देखा होगा तो आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने बताया है किस किस बारे में डेरिडा ने बात की है। वहां पर हमने डीकंस्ट्रक्शन देखा है, लोगो सेंट्रिज्म भी देखा है, डिफरेंस भी देखा है, बट कल्चरल कैपिटल की बात डेरिडा ने नहीं की है। कल्चरल कैपिटल के बारे में बात की है पियर बोर्ड्यू ने, okay, please remember. Question number 65, author and books. कुछ authors हैं, कुछ books हैं, we have to match them. इस तरह के questions आते हैं, मैंने कई बार आपको बताया। एंथोनी गिडन्स की जो famous book है that is Constitution of Society is a very good book. I think हर sociology student को ये book ज़रूर पढ़नी चाहिए। मिशेल फुको की जो book है वो है The Order of Things. डेरिडा की बुक है राइटिंग एंड डिफरेंस एंड अल्थुजर की बुक है फॉर मार्क्स। सो अल्थुजर की बुक अनकॉमन है गाइस, तो प्लीज एक बार देख लेना, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी का फर्स्ट देखो एक में ही है, सो सेकंड इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंपॉर्टेंट मैथडोलॉजिकल कंपोनेंट इन फुकोज वर्क। अगर हम फुको की मैथडोलॉजी पे बात करें तो वो क्या हो सकती है, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज या फिर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। वी ऑल नो फुको का जो बेसिक मेथड है दैट इज आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, सो प्लीज फुको वाला क्लास जरूर से देखना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट गिडन्स यूजेस इन हिज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन। गिडन्स ने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन में क्या बताया है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो यूज किया है, डुअल एनालिसिस, डुअल रोल, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल डुअलिज्म। द करेक्ट आंसर इज सी, प्लीज रिमेंबर इट इज डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये दो चीजों की बात करते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर और एजेंसी की, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ही टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, ठीक है। और इन्होंने इसको एक सर्कल में बताया है, इन्होंने कहा है सोसाइटी में ना ये ऐसे डुअलिटी में ये दोनों चीजें चलती रहती हैं सोसाइटी में, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, बट आई थिंक क्लास मैं इस पे बनाऊंगी एक थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन में, तब मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। कुछ चीजें मैं बता देती हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर हमारा मैक्रो है, स्ट्रक्चर हमारा मैक्रो होता है, एजेंसी हमारा माइक्रो में आता है। एजेंसी मतलब दैट यू हैव द पावर टू डू समथिंग, ठीक है।
आपकी एजेंसी कितनी है, आप कितने केपेबल हो कुछ करने के, दैट इज योर एजेंसी, राइट। सो एजेंसी को हम लोग कह सकते हैं पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, सो ये माइक्रो और मैक्रो कॉन्सेप्ट जो है हमारी एजेंसी और फिर स्ट्रक्चर हमसे क्या करवाता है, ये दोनों आपस में एक डुअलिटी की तरह चलते रहते हैं, राइट। नाउ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर में आता है रूल्स, रेगुलेशन, ओके, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर में आती हैं, प्लीज रिमेंबर। नाउ एक चीज और आपको याद रखनी है, एजेंसी में ही यूजेस अ वर्ड मेमोरी ट्रेस। ठीक है, मेमोरी ट्रेस की ये बात करते हैं, जो कि मैं जब आपको क्लास में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी ज़्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट ना। तीन तरह के मेमोरी ट्रेसेस की ये बात करते हैं, तीन तरह के एजेंसी भी आ सकता है, तो ये चीज़ याद रखना। पहला होता है डोमिनेशन, इग्नू वगैरह में तुम लोगों को ये आराम से मिल जाएगा, ठीक है। बट जहाँ से क्वेश्चन आता है मैं वो चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ ताकि रिविजन भी हो जाए, और अगर आता है रिपीट होता है तो भी तुम लोग कर लो, ठीक है। सिग्निफिकेशन एंड लास्ट है लेजिटिमेशन। सो तीन तरह के मेमोरी ट्रेसेस की ये बात करते हैं, ये भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, डुअलिटी के बारे में बात ये ऐसी करते हैं कि ये जो दोनों हैं, स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, दे कैन नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दे कैन नॉट सेपरेट। और डुअलिटी के बारे में बात की है गाइस, ये याद रखना, इट इज़ नॉट डुअलिज्म या इट इज़ नॉट डुअल एनालिसिस, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आता है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू टिक करेक्ट आंसर, ओके। एक और इनका फेमस कोट है यहाँ पे जो कि आता है, दैट इज स्ट्रक्चर इज बोथ कॉन्स्ट्रेनिंग एंड अनेबलिंग। तो ये भी गाइडेंस के साथ ही जाएगा, तो याद रख लेना, ये आया हुआ है एग्जाम में, स्ट्रक्चर इज बोथ constraining and enabling, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, एग्जाम में यह आता है। अच्छा, एक चीज और आती है कि अगर दरखाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि दरखाइम ने क्या कहा, तो दरखाइम ने कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, या सिर्फ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ कंस्ट्रेनिंग है, ठीक है, ओनली कंस्ट्रेनिंग। ये कीवर्ड्स हैं गाइस जो आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Now, question number 68, to whom the sign strictly speaking must always stand under erasure as necessary but inadequate. किसने इस बारे में बात की होगी, अल्थुजर, मिशेल फुको, एंथोनी गिडेंस या फिर डेरिडा। बेसिकली यहाँ पर अंडर इरेशर का मतलब क्या है, डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आप लोग कर लोगे, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज डेरिडा, ओके, प्लीज रिमेंबर। Question number 69, some books and authors are there and we have to match them. Hindu View of Life is a book written by S. Radhakrishnan, please remember. Discovery of India is a book written by Jawaharlal Nehru. Hindu Social Organization is a famous book by P.H. Prabhu, and Society in India is a book written by D.G. Mandelbaum. So the correct answer here is, A का second देखो एक में ही है, so A is the correct answer, okay. नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो कास्ट सिस्टम का फीचर नहीं है। कई बार कास्ट, क्लास, इन सबके फीचर्स आते हैं, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हायरार्की, हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, एक्सोगेमस मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एक्सोगेमस मैरिज। एक्सोगेमस मैरिज नहीं होता है, कास्ट में क्या होता है, एंडोगेमस होता है, ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग गुनास, गुनास मतलब क्वालिटीज, गुण जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, आर बिलीव्ड टू बी द रीजन फॉर इंडियन सोशल हायरार्की। हमारे इंडियन या यू कैन से हमारा जो हिंदू फिलॉसफी है बेसिकली, उसमें हम लोग कुछ गुण की बात करते हैं, कुछ क्वालिटीज की बात करते हैं। कौन से वो गुण हैं, इसमें से कौन सा है जो वो होगा। अच्छा, तीन होते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। देयर आर 3 गुनास इन हिंदू फिलॉसफी, ओके। सो कौन से वो इंपॉर्टेंट 3
गुण है या क्वालिटी है जिसको हम लोग कहते हैं हिंदू फिलॉसफी में। ओके, देखो द करेक्ट आंसर इज बी। सत्व राजस तमस होता है, वर्णा कोई गुण में नहीं आएगा, ठीक है, वर्णा अपने आप में एक अलग चीज है तो ये इसमें नहीं आएगा। अच्छा, ये क्या होते हैं? दीज आर फंडामेंटल क्वालिटीज ऑफ नेचर। ओके ना, सत्वा का मतलब क्या होता है? सत्वा को इंग्लिश में हम लोग अगर कुछ बोलें तो कहेंगे प्योरिटी, विजडम एंड हार्मनी। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। प्योरिटी, विजडम, ये क्वालिटीज हैं इसकी, ठीक है, एंड हार्मनी। और ऐसा बोलते हैं कि सत्वा जो है वो एसोसिएटेड है किससे? ब्राह्मण से। ओके, ये भी याद रखना। नेक्स्ट इज राजस। सो राजस के साथ आता है पैशन, राइट, एंड एम्बिशन। ओके, और इसके साथ एसोसिएट हिंदू फिलॉसफी में करते हैं क्षत्रिय और वैश्य को। ठीक है, लास्ट में आता है तमस। थर्ड जो हमारा है, लोएस्ट है, वो कौन सा है? तमस। तमस को एसोसिएट किया जाता है इग्नोरेंस या फिर डार्कनेस के साथ। ठीक है, प्लीज रिमेंबर। और ऑफ कोर्स जब देख ही लिया तुम लोगों ने, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो बचा कौन? शूद्र। ठीक है, अब एग्जाम में अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा गलत मैच करने के लिए या फिर कोडिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो भी प्लीज सही करना। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी बी। Now, question number 72. Caste is a Brahminic child of Indo-Aryan culture, cradled in the land of Ganges and hence transferred to other parts of India. ये किसका स्टेटमेंट है? डीपी मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, जीएस घूरे, लुई दुमो। नाउ ये कई बार रिपीट हुआ है गाइस, प्लीज रिमेंबर दिस इज अ फेमस कोटेशन गिवन बाय जीएस घूरे। ओके, इनकी जो बुक है, इस बुक का नाम भी आपको याद रखना है, दैट इज कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ओके, इट इज अ फेमस बुक, 1932 में आई थी ये बुक। ओके, ये सब चीजें याद रखना, सब फैक्ट्स हैं, एग्जाम में आते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 73. हु डिड एक्सटेंसिव फील्ड वर्क इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ऑफ इंडिया फॉर हिज रिसर्च वर्क? किसने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पे रिसर्च किया था? इनके बोस, हार्डिमन, सुरजीत सिन्हा, डीपी मुखर्जी। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एनके बोस। प्लीज इसको याद रखना, और इसके अलावा इफ ऑप्शन में वेरियार एल्विन है तो उसको भी हम टिक करेंगे। ठीक है, पहले किया था वेरियार एल्विन ने एंड बाद में एनके बोस ने। ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 74. देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हैं और उनके थिंकर्स हैं, वी हैव टू मैच देम। नाउ पहला पर्सपेक्टिव है बुक व्यू, जहाँ पे हम सारा जो भी रिसर्च करेंगे वो बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। सो दैट इज जीएस घूरे, राइट, टेक्स्ट वगैरह को देखना और उसको समझना, दैट इज बुक व्यू। फील्ड व्यू होता है फील्ड में जाके रिसर्च करना। सो एससी दुबे ने ऐसा किया है, सो एससी दुबे को हम लोग फील्ड व्यू के साथ मैच करेंगे। सिविलाइजेशनल व्यू की अगर हम बात करें सो वो है सुरजीत सिन्हा का। ओके, एंड सबल्टन व्यू डेविड हार्डिमन। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75. नाउ दिस क्वेश्चन इज लिटिल कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है ये। ओके, सो आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन इन डाउट। नाउ सी द क्वेश्चन, हु डिड एट्रीब्यूशनल एंड इंटरैक्शनल एनालिसिस ऑफ कास्ट सिस्टम? सो एट्रीब्यूशनल और इंटरैक्शनल में ऐसे तो हम लोग लुई दूमो को रखते हैं, बट कहीं कहीं पे सुरजीत सिन्हा भी मेंशन है। सो ए और बी में से, दोनों में से डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मैं इसको डाउट में रख रही हूँ। इफ आई विल फाइंड समथिंग कि सुरजीत सिन्हा नहीं हो सकता है तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, लॉजिक के साथ। अभी के लिए दिस क्वेश्चन इज डाउटफुल, बट लुई दूमो तो होगा ही। अगर सुरजीत सिन्हा यहाँ पे नहीं होता तो आंसर लुई दूमो ही होता। सो सुरजीत सिन्हा का जो प्रेजेंस है यहाँ पे, उसकी वजह से दिस क्वेश्चन इज बिकमिंग कंफ्यूजिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 76. Who did field research among the Zhuang tribes of Orissa? Zhuang tribe of Orissa पे किसने रिसर्च किया है? ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं गाइस, क्योंकि सारे ट्राइब्स आप नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ ही ट्राइब्स ये लोग पूछते हैं और उसको बार बार रिपीट भी करते हैं। ठीक है, या फिर किसी और स्टेट लेवल क्वेश्चन होगा, ये वहां से लिया होगा। जीएस घूरे, डेविड हार्डिमन, एनके बोस, सुरजीत सिन्हा।
प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एनके बोस. ओके, एंड ये जो ट्राइब है ना, ज्वांग ट्राइब, ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है, यानी PVTGs. ओके, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है. ओके, मैंने देखा है सोशियोलॉजी का जो नेट का सिलेबस है ना, उसमें दोनों का मिक्सचर है. दैट मीन्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, और जो कि फैक्चुअल है बिल्कुल, उसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्चुअल है. तो दोनों का मिक्सचर है सोशियोलॉजी का सिलेबस. ओके, अब जैसे PVTGs का जो फुल फॉर्म है वो आपको याद होना चाहिए, राइट. Question number 77. Ethnicity refers to what? Achieved socio-cultural attribute, inherited socio-cultural attributes, inherited political position and achieved economic attribute, inherited and achieved socio-cultural attribute. What will be the correct answer? ना, एथनिसिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेपरेट क्लास में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द करेक्ट आंसर हेयर इज बी. प्लीज रिमेंबर इट इज इनहेरिटेड सोशियो कल्चरल एट्रीब्यूट. ठीक है, ऐसा जो भी फीचर्स होते हैं सोशियो कल्चरल जो हम इनहेरिट करते हैं. ओके, दोज आर योर एथनिसिटीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 78. द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑस्कर लुइस, माइकल हैरिंगटन, वॉल्टर मिलर या फिर केनेथ लिटिल. नाउ, कल्चर ऑफ पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है ऑस्कर लुइस ने. क्या है ये कॉन्सेप्ट? सबसे पहले तो आपको याद रखना है दैट ऑस्कर लुइस ने एक एथनोग्राफिक रिसर्च किया था. ठीक है, ही डिड एथनोग्राफिक रिसर्च. नाउ क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड कि कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च थी. सो प्लीज रिमेंबर, इन्होंने एथनोग्राफिक रिसर्च किया था पुअर फैमिलीज पे. ठीक है, पुअर फैमिलीज पे इन्होंने एथनोग्राफिक रिसर्च किया था. कहाँ पे किया था ये भी याद कर लो, मैक्सिको. ठीक है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी एनडीए पूछ लेता है. इन्होंने यहाँ पे देखा कि एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी एग्जिस्ट करता है. क्या है ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी? जहाँ पर वैल्यूज, बिहेवियर्स, बिलीफ, ये सारे पुअर में डेवलप हो जाते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. जैसे हमारा कल्चर ट्रांसफर होता है, वैसे ही पॉवर्टी का भी अपना एक कल्चर बन जाता है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ साइकिल ऑफ पॉवर्टी. सो ऑस्कर लुइस ने ये बात की थी, प्लीज रिमेंबर. Question number 79. Ashish Bose is well known for his concept of what? Demographic transition, population explosion, बीमारू states या फिर sustainable development. What will be the correct answer? आशीष बोस का इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैंने आपको पुराने BYQs में भी ये चीज़ बताई थी. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बीमारू स्टेट्स. नाउ वन ऑफ यू टेल मी इन दी कॉमेंट कि बीमारू स्टेट्स का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है. ओके, Question number 80. Which type of developmental projects displaced minimum number of persons? इसमें से कौन सा ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल को डिस्प्लेस करता है? ये मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, इस पे क्वेश्चन आता है. ठीक है, ऑप्शंस हैं डैम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पार्क्स, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट या फिर माइंस. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is B, that is wildlife sanctuary and parks. Please remember, अगर maximum पूछेगा तो फिर आंसर क्या होगा? डैम्स. ओके, ये एग्जाम में आता है तो प्लीज रिमेंबर. ओके, मैक्सिमम आएगा तो आंसर होगा डैम्स और मिनिमम आएगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पार्क्स. ओके, सबसे कम डिस्प्लेसमेंट लोगों का जो होता है वो इसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में होता है. Now, question number 81. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is reasoning. Assertion देखो, reason देखो. GDP growing at a higher rate is not a true indication of social development. क्या GDP हमारा सही इंडिकेटर नहीं है सोशल डेवलपमेंट का? Because it only indicates growth in GDP and not its pattern of distribution among various strata. यानी हमारा जो जीडीपी है वो सिर्फ हमें ग्रोथ बता देता है, बट वो हमें सोशल डेवलपमेंट या स्ट्रैटा के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है. सो क्या ये इसका सही रीज़न है और क्या ये स्टेटमेंट सही है? यू हैव टू टेल मी दैट. द करेक्ट आंसर इज ए. दोनों ही सही स्टेटमेंट हैं. जीडीपी जो होता है वो हमारा सोशल डेवलपमेंट का सही इंडिकेशन नहीं होता है, यानी सोसाइटी में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है ऑन द लेवल ऑफ वेरियस स्ट्रेटा, ये सारी बात ये नहीं बताता है, राइट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. नाउ
क्वेश्चन नंबर 82 अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन। देखो असर्शन कह रहा है कि नंबर ऑफ स्लम ड्वेलर्स वेरीज फ्रॉम एजेंसी टू एजेंसी बिकॉज ऑल ऑफ देम फॉलो डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ स्लम। इसका कहना है कि जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं वो एजेंसी टू एजेंसी डिफर करते हैं क्योंकि हर जगह अलग अलग हमें डेफिनेशंस स्लम की देखने को मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे अगर हम सेंसस के अकॉर्डिंग जाएं, है ना, तो सेंसस में हमें जो स्लम का डेफिनेशन मिलेगा वो किस पे बेस्ड होगा, स्ट्रक्चरल सैनिटरी कंडीशंस पे, राइट। बट अगर हम यूएन हैबिटेट की डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो वहाँ पर वाटर, सैनिटेशन, इवन सिक्योर टेन्योर यानी जॉब टेन्योर का भी, जॉब सिक्योरिटी का भी मेंशन है। सो इस तरीके से एजेंसी टू एजेंसी हमारा जो स्लम का डेफिनेशन है वो चेंज होता है। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्यों मैं भी बताती हूँ। देखो, विच अमंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेट has highest growth rate in state domestic product ड्यूरिंग 11th 5 year plan। अगर 11th 5 year plan हम देखें तो उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमें बताना है हाईएस्ट ग्रोथ किसका है ना। यहाँ पर सॉरी स्टेट डोमेस्टिक, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसका आंसर देखा तो नेट ने जो आंसर दिया है गाइस वो है बी, दैट इज सिक्किम। बट जब तुम लोग इसका पीडीएफ खोलोगे, 11th 5 year प्लान देखोगे तो वहाँ पर तुम्हें उत्तराखंड आंसर मिलेगा। तो आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि इसमें क्या होगा आंसर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक। फॉर नाउ आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन इन डाउट। जितने भी डाउट वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको पिंड कमेंट चेक करके सही करने होंगे, ठीक है, क्योंकि जो पीडीएफ मैं आपको दूंगी उसमें भी डाउट लिखा होगा। तो परेशान मत होना, उस क्लास के वीडियो में जाना, क्लास में जाना, यूट्यूब पे जाना और वहाँ पे उसका कमेंट सेक्शन चेक करना। अगर कुछ भी चेंजेस होंगे या कुछ सही आंसर मुझे पता चलेगा तो पिंड कॉमेंट में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करना क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन इससे हो जाते हैं। और देखो नेट के सारे क्वेश्चन सही हों, सारे क्वेश्चन उन्होंने सही बनाए हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो let me know what you guys think about this. Okay, question number 84, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। इसमें से कौन से साल में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, रिपीटेडली आता है। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 2005। प्लीज रिमेंबर। और इसके अलावा और भी इससे रिलेटेबल जो एक्ट हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ईयर बेसिकली एनटीए पूछता है। ओके, now question number 85, imitation theory of deviance was propounded by। now guys theories of deviance is very important topic। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एंड स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। एच.एस. बेकर, जी टार्ड, एमाइल दरखाइम या फिर एस कोहेन। इमिटेशन थ्योरी किसकी है? इमिटेशन मीन्स सिंपली कॉपी करना, राइट। द करेक्ट आंसर इज बी, इट इज जी टार्ड। प्लीज रिमेंबर, ये एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, ही इज अ फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट। ओके, फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं, साथ में वी कैन से ही इज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट क्योंकि इन्होंने क्राइम पे काम किया है, ठीक है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो हमारा डेविएंट बिहेवियर होता है ना वो हम इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, यानी हम दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करके डेविएंट बन जाते हैं, ठीक है। लोग एक दूसरे की कॉपी करते हैं तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन के थ्रू स्प्रेड होता है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। इसमें हम लोग सिंपली बात क्या कर रहे हैं, दैट पीपल कॉपी डेविएंट बिहेवियर। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। ओके, जैसे आप कुछ भी करते हो, बच्चे आपको देखते हैं ना, आपकी कॉपी करते हैं, राइट ना। एच.एस. बेकर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एच.एस. बेकर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लेबलिंग थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे रीड करना। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है और आ सकता है, ठीक है। लेबलिंग थ्योरी में ये बात क्या करते हैं, बेसिकली ये कहते हैं कि किस तरीके से हम किसी को अगर लेबल कर देते हैं एज डेविएंट, ठीक है, तो वो डेविएंट बन जाता है। ओके, एमाइल दरखाइम बेसिकली बात करते हैं इसके बारे में, फंक्शनल व्यू देते हैं हमें कि कैसे जो डेविएंस है वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, ठीक है, क्योंकि ही इज़ अ प्योर फंक्शनलिस्ट, राइट। एस कोहेन की इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आप सबको पता है, दैट इज सब कल्चरल थ्योरी ऑफ डेविएंस। ओके,
प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स गाइज, और एक बार ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इनको थोड़ा सा रीड कर लेना. ओके. Question number 86. A key concept in labeling theory is that of acceptance, stigma, motivation या फिर aspiration. What will be the correct answer? The correct answer is B, that is stigma. Please remember labeling theory में सबसे important चीज जो है वो है stigma. अच्छा, स्टिग्मा होता क्या है? स्टिग्मा का मतलब होता है एक निगेटिव लेबल. मैंने आपको बताया ना कि आप किसी को लेबल कर देते हो एज डेविएंट तो वो सोसाइटी में डेविएंट हो जाता है, राइट? सो इट इज अ निगेटिव लेबल. तो इस लेबलिंग थ्योरी में इस लेबल के साथ अटैच होता है स्टिग्मा, राइट? और ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को भी अफेक्ट करता है, ये भी याद रखना. नाउ क्वेश्चन नंबर 87. नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, मिसयूज ऑफ पावर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सोशल इनइक्वालिटी के, करप्शन के, व्हाइट कॉलर क्राइम के या फिर कॉन्फ्लिक्ट के? द करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज रिमेंबर इट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ करप्शन. और ये CUET PG 2025 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, कॉपी पेस्ट. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे पुराने नए सब क्वेश्चंस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए PYQ लगाने हैं, पुराने भी लगाने हैं, ठीक है? जितने ज़्यादा पेपर्स लगाओगे सोशोलॉजी में उतना ज़्यादा तुम लोगों के लिए अच्छा है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है? सो PYQs को ज़रूर से फोकस करना है. Now, question number 88. Marxian perspective of poverty in capitalist society can be understood in terms of what? Marxian perspective of poverty को अगर हम स्टडी करें कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तो उसमें क्या क्या आ सकता है? देखो, द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जनरेटेड बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक ऐसा सिस्टम जहां पर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, यानी सब लोग सेम लेवल पे नहीं है, कोई बहुत अमीर होगा, कोई बहुत गरीब होगा, राइट? वेल्थ इज कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके पास ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की. लेट्स से अगर मेरा बिजनेस है, मेरे पास सारा ओनरशिप है उसका, राइट? तो सारा जो वेल्थ है वो मेरे पास रहेगा. जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं उनके पास ज्यादा वेल्थ नहीं होगा, राइट? द वर्किंग क्लास हु ओन ओनली देयर लेबर मस्ट सेल फॉर वेजेस इन एन ओपन मार्केट. नाउ ऐसे लोग जो भी वर्किंग क्लास में आते हैं उनको अपने लेबर को सेल करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि उनको क्या मिले? वेजेस मिले. वर्किंग क्लास विल गेट ड्यू वेजेस फॉर देयर वर्क. वर्किंग क्लास को उनके हिसाब से जितना वो काम करेंगे उतना उनको वेज मिलेगा. सो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है और कौन सा ऐसा है जो हमें हटाना है. तो अब देखो, ए वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है? जो हमारा मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है वो इनइक्वालिटी पे फोकस ही करता है. तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है, सॉरी डी वाला जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ए तो हमारा होगा ही होगा, राइट ना? ये जो लिखा है कि वेल्थ सिर्फ और सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के पास होती है तो ये भी बिल्कुल सही है. सो बी भी हमारा सही हो जाएगा. अब देखो थर्ड वाले ऑप्शन में बी नहीं है तो ये कट कर देंगे हम. अब हमारे पास ए और बी बचा ऑप्शन. अब यहाँ पर इन दोनों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं. तो यहाँ पर देखो, जब भी वर्किंग क्लास की बात होती है तो क्या वर्किंग क्लास को उनके काम के हिसाब से एकदम प्रॉपर वेजेस मिलती हैं? क्या ये बात सही है? जब हम लोग मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, मार्क्सियन थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि क्लास स्ट्रगल होता है. क्लास स्ट्रगल क्यों होता है? क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है. जो हैव नॉट होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है. दैट इज वाई देयर इज अ क्लास स्ट्रगल, राइट? सो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है. ओके, सो डी ऑप्शन देखो इसमें है तो द करेक्ट आंसर विल बी बी. ओके, नाउ इस तरह के क्वेश्चंस अब इधर लेटेस्ट पैटर्न पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. सो मेक श्योर दैट यू रीड दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, ठीक है? आपको लैंग्वेज में फंसना नहीं है. आपको जो भी आपने पढ़ा है बेसिक्स आपको पता है हर चीज़ के, तो आपको उसको अप्लाई करना सीखना है. ओके, now question number 89. The following four pair of writers, which one is not associated with the study of crime and deviance? Sutherland and Tracy, Eliot and Merrill, Kozer and Rosenberry, Burns and Teeter. What will be the correct answer? Now यहाँ पर कई ऐसे नाम हैं जो मैं पहली बार देख रही हूँ, जैसे ये टीटर नाम पहली बार मैंने पढ़ा है यहाँ पे. What will be the correct answer? The correct answer is C. कोजर एंड रोजनबर्ग इज द करेक्ट आंसर. ना इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं एग्जाम में. क्राइम और डेवियंस के काफ़ी क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, बट फिर भी ये चीज़ याद रखना, ठीक है? बाकी सारे जो हैं वो एसोसिएटेड हैं किससे? स्टडी ऑफ क्राइम और डेवियंस से, ठीक है? बट कोजर एंड रोजनबर्ग नहीं होगा क्योंकि कोजर बात करते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट की. लुइस कोजर है ये, ठीक है? ही टॉक्स अबाउट सोशल कॉन्फ्लिक्ट. एंड रोजनबर्ग की बात अगर हम करें तो ही इज मोर एसोसिएटेड विद सोशल साइकोलॉजी. ओके, प्लीज रिमेंबर.
Now, question number 90. In India, caste associations, which are otherwise typical symbol of tradition, have increasingly been found to serve the ends of political modernity. Who calls this phenomena as modernity of tradition? Edward Shills, M. Featherstone, Lloyd Rudolph या फिर जेमसन फ्रेडरिक? नाउ प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन क्योंकि ये एक अनकॉमन क्वेश्चन है, ठीक है. इन इंडिया, कास्ट एसोसिएशंस विच आर अदरवाइज टिपिकल सिंबल ऑफ ट्रेडिशन हैव इंक्रीजिंगली बीन फाउंड टू सर्व द एंड ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्निटी. सो इसको इन्होंने मॉडर्निटी एज ट्रेडिशन, सॉरी मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन बोला था. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फेज, ठीक है, कि मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन के साथ कौन एसोसिएटेड है. प्लीज रिमेंबर इट इज सी, दैट इज रुडोल्फ एंड रुडोल्फ. आपने सुना होगा सोशियोलॉजी में कई बार रुडोल्फ एंड रुडोल्फ आता है, ठीक है, और इनकी बुक के हिसाब से आया है ये क्वेश्चन. देखो अगर नहीं भी पता ना पूरा स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं, सिर्फ थिंकर्स की बुक्स एक बार अगर देख लो तो भी तुम लोग कर सकते हो अच्छे से एग्जाम में. जैसे अब यहाँ पर एडवर्ड शिल्स कौन है, इनकी बुक्स देख लो, फेदरस्टोन की बुक्स देख लो, जेमसन फेडरिक की बुक्स देख लो, राइट. तो जो कीवर्ड्स है वो देख लोगे. देखो रुडोल्फ की जो बुक है वो कौन सी है, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, ये इनकी बुक का नाम है. पूरा नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, मैं पूरा ही लिख देती हूँ. ठीक है. सो ये बुक आई थी 1967 में. तो अगर इस बुक का नाम कहीं पे पढ़ा था या पता था तो भी ये क्वेश्चन इजीली हो सकता था. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल मॉडर्निटी, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, वो तो बिग कीवर्ड है ही, ठीक है. तो नाउ योर होमवर्क इज टू फाइंड आउट द मेजर बुक्स ऑफ एडवर्ड शिल्स, फेदरस्टोन एंड जेमसन फेडरिक. इनकी बुक्स आपको मुझे बतानी है. कोई भी एक स्टूडेंट जो सिंसियर है, सीरियस है, अच्छे से पढ़ रहा है, या तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता दो या फिर तुम लोग टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी शेयर कर सकते हो, ठीक है. जो भी स्टूडेंट शेयर करेगा आई विल शेयर दैट पोस्ट इन माय टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज जरूर से शेयर करना. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 91. Who has said Sanskritization in contextual form is a slow and non-spectacular process of cultural mobility of caste? ये किसका फेमस कोट है जिसमें इन्होंने बोला है कि संस्कृताइजेशन जो है वो एक स्लो और नॉन स्पेक्टैक्युलर प्रोसेस है. यू हैव टू रिमेंबर दिस कीवर्ड. किसने संस्कृताइजेशन को स्लो और नॉन स्पेक्टैक्युलर बोला था? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे या फिर पोकॉक? What will be the correct answer? The correct answer is B. Okay, please remember जो योगेंद्र सिंह है उन्होंने क्रिटिकली एनालाइज किया था श्रीनिवास के संस्कृताइजेशन को, ठीक है. एंड कॉइन किया है किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने. ये तो आपको पता ही होगा, राइट. Now, question number 92. Among the following, who has given a six-fold classification of traditions in India to evaluate changes in rural and urban India? M.N. Srinivas, S.C. Dubey, Mackim Marriott या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड? The correct answer is B. Please remember guys, S.C. दुबे ने सिक्स फोल्ड ऑफ ट्रेडिशंस इन इंडिया की बात की है, ठीक है. कौन कौन से हैं वो, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से. क्लासिकल, ठीक है, पहला है क्लासिकल, दूसरा नेशनल, ये आपको याद रखना है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. देन रीजनल, लोकल, वेस्टर्न एंड लास्ट लोकल सब कल्चर, कल्चरल. ओके, प्लीज रिमेंबर. सो इन्होंने ये सिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशन की बात की है इंडिया में. प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एग्जाम में आ सकती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 93. Who amongst the following says that nationalism in India is a product of the material condition created by British colonialism and it did not exist in pre-British India? क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा कि नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो
ये जो ब्रिटिशर्स थे इनके कोलोनियलिज्म के बाद ही आया, उससे पहले प्री ब्रिटिश में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिज्म? अपने देश के लिए जो हमें प्यार होता है, राइट, जो फीलिंग होती है, दैट इज नेशनलिज्म। सो किसने बोला होगा ये बताओ? नारायण देसाई मुखर्जी या फिर टी के उमन? द करेक्ट आंसर इज बी। अब यहाँ पर अगर नहीं भी पता था तो भी ए आर देसाई की तो बुक ही है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, राइट। इट इज़ अ फेमस बुक और आई है कई बार, आपको याद रखनी है ये, ठीक है। सोशल बैकग्राउंड of Indian nationalism. Okay, it is 1948. Please remember. Very important. Question number 94. Who has classified Indian family into 12 categories? Indian family को 12 categories में किसने divide किया है? के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई, पी.एम. कोलेंडा, इरावती कार्वे. All these thinkers are important guys. ये सारे thinkers marriage, family, kinship वाला जो topic है उसके लिए बहुत important है. Okay, the correct answer is C, that is पी.एम. कोलेंडा. Please remember. मैं आपको एक बार नाम बता देती हूँ तो या फिर लिख देती हूँ, चलो लिख ही देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो पहला क्या है? न्यूक्लियर, ठीक है। टोटल 12 टाइप्स ऑफ फैमिली की इन्होंने बात की है, ठीक है। दूसरा है सप्लीमेंटेड। यहाँ पर देखो सबकी मीनिंग बताना तो पॉसिबल नहीं है, बट नाम ज़रूर से याद रखना और इग्नू वगैरह में तुम्हें इस पे नोट भी मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड होती है सब न्यूक्लियर। फोर्थ होती है सिंगल पर्सन हाउसहोल्ड। फिफ्थ सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर। सप्लीमेंटेड ओके। देन नेक्स्ट कौन सी होती है? कोलैटरल जॉइंट। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज नेम गाइस और इनका मीनिंग भी एक बार देख लेना इग्नू में। सेवेंथ है सप्लीमेंटेड कोलैटरल। ओके, एंड लास्ट जो है दैट इज लीनियल जॉइंट। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज 8 टाइप्स ऑफ फैमिली जिसके बारे में पीएम कोलेंडा ने बात की है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 95। Amongst the following, who has propagated that global marketization is the main driver of globalization? Held, ओहमे, हर्स्ट या फिर थॉमसन? What will be the correct answer? किसने ऐसा बोला था that global marketization is the main driver of globalization? यानी मार्केटिंग जो हो रही है ग्लोबल लेवल पे उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। किसका स्टेटमेंट है ये? नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी अनकॉमन। द करेक्ट आंसर इज बी। आई डोंट थिंक किसी भी स्टूडेंट ने इस थिंकर का नाम अभी तक सुना होगा, बट प्लीज रिमेंबर ये एक थिंकर हैं जिनको हम लोग ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक में पढ़ते हैं एंड इनकी जो फेमस बुक है वो बुक भी याद रखो क्योंकि एग्जाम में देखो क्वेश्चन आ चुका है, थिंकर मेंशन है, तो कुछ नहीं तो ये तुमसे बुक पूछ सकते हैं। सो इनकी जो फेमस बुक है जिसमें इन्होंने ये बात बोली है दैट इज द बॉर्डरलेस वर्ल्ड। Okay, please remember. Okay, now question number 96. Who is the author of the book McDonaldization of Society? 1993 की बुक है। You all know कि McDonaldization एक फास्ट फूड मॉडल है जो हमें दिया है किसने? I hope everybody is answering in the chat. Ritzer, Smart, Giddens, Wallerstein. The correct answer is A, that is Ritzer. McDonaldization of Society is a fast फूड मॉडल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं एक्चुअली कि जो प्रिंसिपल है एफिशिएंसी, कैलकुलेबिलिटी, कंट्रोल, प्रिडिक्टेबिलिटी, कैसे वो हम अपने एवरीडे लाइफ सोसाइटी में भी यूज़ करते हैं। जैसे आप मैकडी में बर्गर लेने जाओगे तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं तरह के प्रिंसिपल्स हम लोग अपने सोसाइटी में भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 4 जो प्रिंसिपल है ना, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि कौन सा है जिसके बारे में रिट्जर ने बात की है, नहीं की है, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, सबसे पहला है एफिशिएंसी।
ओके, दूसरा क्या है? कैलकुलेबिलिटी, सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, राइट। तीसरा कंट्रोल, और लास्ट है प्रिडिक्टेबिलिटी। ओके, मैं एक शॉर्ट वीडियो इस पे बनाऊंगी बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, now question number 97, a process in which globalization also creates favorable conditions for all forms of particularization and localization। यानी ग्लोबलाइजेशन जब किसी लोकल यू कैन से फॉर्म के लिए फेवरेबल कंडीशन बना रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सलाइजेशन, पेरियोकलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन या फिर इंटरनेशनलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, यूनिवर्सलाइजेशन या पेरियोकलाइजेशन नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ग्लोकलाइजेशन। ग्लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई ग्लोबल चीज एक लोकल या लोकेलिटी के हिसाब से चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ग्लोकलाइजेशन के साथ आपको जो नाम याद रखना है, जो कि इन्होंने कॉइन किया है जिन्होंने, दैट इज रोलैंड रॉबर्टसन। ओके, प्लीज रिमेंबर ये एग्जाम में आता है कि ग्लोकलाइजेशन किसने कॉइन किया है। ओके, now question number 98, who has said that globalization is inclusive of both modernity and post modernity? किसका स्टेटमेंट है ये? देखो, ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर कि जितनी भी चीज़ें पता चल रही हैं उनको ऐड करते रहो। डेफिनेशन का एक नोटबुक जैसा बना लो जिसमें सारे PYQ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो लिखते चलो, ठीक है। मैं भी वैसे तुम लोगों को बना के एक नोट दे दूंगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द पेपर्स, एक डॉक्यूमेंट बना के आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम। ओके, ग्लोबलाइजेशन इज इंक्लूसिव ऑफ बोथ मॉडर्निटी पोस्ट मॉडर्निटी, किसने बोला है ये? वॉलस्टीन, वॉटर्स, गिडेंस, रॉबर्टसन। The correct answer is D, that is Robertson. Okay, now question number 99, the peasant society is characterized by homogeneity, family labor, underdog position या फिर specific division of labor. What will be the correct answer? peasant society के features क्या होंगे इसमें से? ये एग्जाम में आता है, पीजेंट सोसाइटी, पीजेंटाइजेशन, डीपीजेंटाइजेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ए, बी एंड सी। डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो पीजेंट सोसाइटी का नहीं है, वो किसका है? अर्बन सोसाइटी या वी कैन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ओके, अर्बन या फिर इंडस्ट्रियल। ओके, सो होमोजेनिटी, फैमिली लेबर, अंडरडॉग पोजीशन, ये सारा पीजेंट सोसाइटी में आएगा। Now, question number 100, which were the general land tenure system prevalent in rural India before independence? इंडिपेंडेंस के पहले कौन कौन से लैंड टेन्योर सिस्टम्स थे जो हमें देखने को मिलते हैं? दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। मैं आपको पढ़ाऊंगी लैंड टेन्योर सिस्टम, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग तरह से। जमींदारी सिस्टम, रेतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, साझेदारी सिस्टम। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज जमींदारी, रेतवारी, महलवारी एंड दैट्स इट। साझेदारी इस पे नहीं आएगा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, ऐसा कोई भी अलग से लैंड टेन्योर सिस्टम नहीं था, वी कैन से इट इज अ वेरिएंट ऑफ महलवारी। ओके, और ये हमें देखने को यूपी में ही मिला है। ओके, सो याद रखना ये चीज। Now, question number 101, which state of India was the first to pass Jamindari Abolition Act? Now, इस तरह के GK questions आते हैं guys, so make sure that you study these topics very well. What will be the correct answer? बिहार, यूपी, राजस्थान, कर्नाटक। फर्स्ट टाइम किसने पास किया था ये एक्ट, जमींदारी अबॉलिशन? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, प्लीज रिमेंबर। Now, question number 102, who has argued that in the wake of labor exploitation, the Indian peasantry has really taken a class character? किसने कहा था कि जो इंडियन पीजेंट्री है उसने एक क्लास कैरेक्टर को अपना लिया है? राजेंद्र सिंह, वर्जीनियस खाका, RK जैन या फिर उत्सा पटनायक।
What will be the correct answer? Please remember it is a famous quotation given by उत्सा पटनायक. Okay, उत्सा पटनायक जो है वो एक मार्क्सियन इकोनॉमिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया है अग्रेरियन स्ट्रक्चर पे, पीजेंट इकोनॉमी पे, क्लास रिलेशंस पे. ओके, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 103, ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी आई थिंक कर चुके हैं क्वेश्चन. हु हैज स्टडीड द डायनेमिक इन द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी ऑफ इंडिया बाय यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा एंड एम्पिरिकल डेटा टुगेदर? एस.सी. दुबे, ऑस्कर लुइस, रामकृष्ण मुखर्जी, A.R. देसाई. What will be the correct answer? The correct answer is C, that is रामकृष्ण मुखर्जी. इनकी बुक मैंने आपको बताई थी, फेमस बुक द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी. ठीक है, कुछ ऐसे थिंकर्स हैं ना जिनके बारे में आपको कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. सो आई एम वर्किंग ऑन सम कंटेंट कि जैसे रामकृष्ण मुखर्जी ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जल्दी नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो मैं जितना जल्दी हो सकेगा गाइज मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे क्लासेस बनाऊंगी. Now, question number 104. Who had argued that the attached labor in the post-Green Revolution agrarian setting was more like permanent employment in the organized sector? So, Green Revolution से associated इसमें से कौन है? पॉल ब्रास, G.S. भल्ला, A. रुद्र या फिर मोहन राव? What will be the correct answer? The correct answer is C, that is A. रुद्र. प्लीज रिमेंबर ऐसे अनकॉमन क्वेश्चंस आते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन इज इन योर सिलेबस. हम लोग रूरल सोसाइटी में ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 105. ट्रेड यूनियन परफॉर्म्स अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस रिलेटेड टू. किससे रिलेटेड फंक्शंस हैं जो ट्रेड यूनियन परफॉर्म कर सकता है? बताओ इसमें से. इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज से रिलेटेड या फिर ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. सब में ही जो है वो ट्रेड यूनियन परफॉर्म कर सकता है. Okay, so the correct answer will be D. Now, question number 106. Fatigue among the industrial workers can be minimized by increasing the working hour, by providing congenial atmosphere in workplace, both 1 and 2, none of the above. The correct answer here is B. देखो, fatigue का मतलब क्या होता है? It could be physical, it could be mental, right? So ये जो थकावट fatigue होता है इंडस्ट्रियल वर्कर में, इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? अगर हम उन्हें अच्छा एटमॉस्फेयर दें, है ना, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें, प्लीजेंट इस एटमॉस्फेयर, तो उनका जो फैटीग है वो थोड़ा कम हो सकता है. राइट, सो द करेक्ट आंसर विल बी 2. फर्स्ट में देखो क्या लिखा है कि बाय इंक्रीजिंग वर्किंग आवर. अगर हम वर्किंग आवर को इंक्रीज कर देंगे तो उनका जो भी फैटीग है वो जाएगा कैसे? राइट, सो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. इस तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं, ये सब कॉमन सेंसिकल है, तो मेक श्योर कि ये सब आप गलत नहीं करें एग्जाम में. ओके, Question number 107. The legal approval to collective bargaining in India has been granted under what? The Industrial Dispute Act, Indian Trade Union Act, Factories Act, Industrial Employment Act. ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं. अब धीमे धीमे नेट का जो लेवल है गाइस वो बढ़ रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे हार्ड लेवल के भी पूछ सकते हैं. जैसे इनके ईयर पूछ लेंगे, आपको मैच द फॉलोइंग में इनके ईयर दे देंगे, है ना. तो इस तरह का फैक्चुअल डेटा याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज द इंडस्ट्रियल dispute act. Okay, please remember. Now, question number 108. Which is not the part of word system theory? Word system theory किसकी है? सबसे पहले तो आपको ये बताना है. So it is given by Wallerstein. Okay, now इन 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में इन्होंने अपनी इस थ्योरी में बात नहीं की है? कोर कंट्री, वर्ल्ड क्लास सिटी, पेरीफेरल, सेमी पेरीफेरल. सो वी ऑल नो वर्ल्ड क्लास सिटी के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 109. असर्शन रीजन क्वेश्चन. देखो, अकॉर्डिंग टू वॉलस्टीन, कोर कंट्रीज आर डोमिनेंट कैपिटलिस्ट कंट्री बिकॉज दे एक्सप्लॉइट पेरीफेरल कंट्री फॉर चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल. सो दिस इज वेरी राइट, एकदम सही है ये. हम लोगों ने वॉलस्टीन की थ्योरी में ये चीज़ पढ़ी हुई है. राइट, बहुत इजी थ्योरी है, मैं आपको जल्द ही शॉर्ट वीडियो में ये पढ़ाऊंगी. ठीक है, सो डोंट वरी. अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इजी क्वेश्चन आते हैं. इनका कहने का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर कोर कंट्रीज से इनका मतलब है डेवलप्ड कंट्रीज, और पेरीफेरल कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो अभी डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड हैं. ठीक है, तो वहाँ से ये कोर कंट्रीज क्या करती हैं? चीप लेबर ले लेती हैं, रॉ मटेरियल ले लेती हैं, और ये जो है वो रिच होती जाती हैं एट द कॉस्ट ऑफ दीज पेरीफेरल कंट्रीज. ओके, now question number 110. Which one is not an indicator of human development index? Human development index is very important question आता है यहाँ से. अच्छा, किसने दिया है हमें human development index? ये भी बहुत important question है. So you have to remember it is
महबूब उल हक। ओके, इन्होंने सबसे पहले दिया है हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इसके बाद इसको यूज किया है सबसे ज्यादा अमर्त्य सेन ने। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा, कौन सा इसमें से है जो उसका इंडिकेटर नहीं है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन कंपोनेंट, नेशनल पर कैपिटा इनकम या फिर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, इट इज डी, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की बात इसमें नहीं होती है। ओके, now question number 111, which one of the following is not a millennium developmental goal? इसमें से कौन सा है जो MDG में नहीं आएगा? Eradicating extreme poverty, housing for poor, reduce child mortality, ensure environmental sustainability, what will be the correct answer? अच्छा, इस तरह का जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना गाइस, वो मैं क्या करूँगी कि मैं टेलीग्राम पे आपसे रेगुलर शेयर करूँगी, सो दैट आप लोगों को ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिविजन की तरह होती रहे। एक बार रीड करोगे टेलीग्राम पे ही तो एग्जाम में याद रहता है, ठीक है? सो अब से मैं वहाँ पे शेयर करूँगी कुछ ना कुछ ग्राफिक बना के या फिर चार्ट बना के, जैसे भी, बट आई विल शेयर। ओके, ना बताओ क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, हाउसिंग फॉर पीपल की बात MDG में नहीं होती है ना। SDG, MDG ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 112, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने डेवलप किया था? सो द करेक्ट आंसर इज महबूब उल हक। ओके, now question number 113, life table is constructed with the help of what? life table हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? infant mortality rate, crude death rate, age specific mortality या फिर age sex pyramid? what will be the correct answer? the correct answer is C, that is age specific mortality rate. okay, please remember, ये जो लाइफ टेबल है, इट इज़ अ डेमोग्राफिक टूल, इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द मॉर्टैलिटी एंड सर्वाइवल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसको हम लोग ASMR भी कहते हैं। ओके, सो आपसे अगर ASMR का फुल फॉर्म पूछेंगे तो वो भी आप याद रखिएगा, इट इज मोर्टेलिटी रेट फॉर स्पेसिफिक एज ग्रुप। ओके, now question number 114, the theory that relates population growth with development stages is known as what? wealth flow theory, Malthusian theory, demographic transition theory या फिर social capillarity theory? what will be the correct answer? population growth and developmental stage, ये मैंने NCERT में आई थिंक एक सेशन लिया था CUET UG का, उसमें बताया था। द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसमें अलग अलग स्टेजेस हम लोग देखते हैं कि कैसे पॉपुलेशन ग्रो होती है। राइट, now question number 115, the concept of beyond family planning was introduced by? ये फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो है बियॉन्ड फैमिली प्लानिंग, ये किसका कॉन्सेप्ट है? डेविस, कार्डवेल, बॉग या फिर बर्ल्सन? द करेक्ट आंसर इज बी, बर्ल्सन। ना ये एक अनकॉमन सा क्वेश्चन है गाइस, इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, बट पुराना PYQ है तो बस याद रखना कि ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। ठीक है, एग्जाम में फिर से ये लोग रिपीट कर सकते हैं। Question number 116, following are the various strategies adopted in the implementation of family planning program? extension approach, clinical approach, integrated reproductive and child health care? now यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं मिला, इसका क्या था, कोई सोर्स मतलब मुझे नहीं मिला, बट जो इन्होंने आंसर की दी है नेट वालों ने, वो है A, तो हम लोग A के साथ यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब इस तरह के टॉपिक्स नहीं है हमारे सिलेबस में, बट स्टिल आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। पहले पे आएगा क्लिनिकल अप्रोच, दूसरे पे आएगा एक्सटेंशन अप्रोच, तीसरे पे आएगा इंटीग्रेटेड अप्रोच और लास्ट में आएगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर अप्रोच। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 117, इस तरह के क्वेश्चंस अभी भी आते हैं जहां आपसे बुक्स, ऑथर, कॉन्सेप्ट, प्रोपाउंडर ये सब पूछा जाता है। नाउ ग्लोबलाइजेशन बुक किसकी है? सो ग्लोबलाइजेशन बुक जो है वो है, नाउ मैच कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन बुक इज रिटन बाय R. रॉबर्टसन। ग्लोबल कल्चर इज अ बुक रिटन बाय फेदरस्टोन, प्लीज रिमेंबर। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म बुक जो है वो वॉलस्टीन की है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी जो बुक है वो है एंथोनी गिडेंस की। सो द करेक्ट आंसर विल बी B. ओके, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज बुक्स आर रियली इंपॉर्टेंट, आपसे सिंगल एक बुक भी पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 118, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप माइग्रेशन? स्टेप माइग्रेशन किसका है? Ravenstein, DJ Bog, K. Davis, Ashish Bose. The correct answer is A, that is Ravenstein. Please remember. Now, what do we understand by step migration? तो इसका मतलब होता है moving in stages. Okay? जब एक stage by stage हम move करते हैं, that is step migration. Okay?
ना क्वेश्चन नंबर 119, ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पहले आता था। सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी किसका है? डूमो, कार्डवेल, डेविस या फिर नोटस्टिन? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डूमो। नाउ ये एल डूमो इन्होंने लिखा है, बट एक्चुअली दिस इज अर्सेन ड्यूमो। ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, who said the overthrow of mother right was the world historic defeat of the female sex? किसका फेमस कोटेशन है ये? जीन पॉल सार्त्रे, नैन्सी चोडोरोव, एडम स्मिथ या फिर फ्रेडरिक एंगल्स? What will be the correct answer? The correct answer is D, that is Frederick Engels. Frederick Engels की फेमस बुक है जो बार बार रिपीट होती है, ओरिजिन ऑफ फैमिली। वैसे तो इसका नाम काफी बड़ा है, बट ओरिजिन ऑफ फैमिली से ही याद कर लो। ओके, पूरा नाम इसका जो है वो है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। Question number 121, when did the shift in approach from welfare to development of women took place in India? Second 5-year plan, fifth 5-year plan, sixth 5-year plan या फिर ninth 5-year plan? What will be the correct answer? The correct answer is C, that is sixth 5-year plan. Please remember. Now, question number 122, कुछ authors हैं, कुछ issues हैं, and we have to match them. शर्मिला रेगे बात करती हैं किस बारे में? She talks about Dalit women. Okay. सो फर्स्ट का फोर्थ देखो दो में है। सुशीला कौशिक बात करती हैं वुमेन एंड पंचायती राज के बारे में। मधु कीश्वर बात करती हैं डाउरी के बारे में। एंड लीला दुबे टॉक्स अबाउट वुमेन एंड किनशिप। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ए। ओके, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज इशूज एंड ऑल दीज पीपल आर इंपॉर्टेंट, इनकी बुक्स आपको ध्यान रखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 123, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फीमेल यूनक? साइमन दे बुवो, जर्मेन ग्रीर, केट मिलेट या फिर बेटी फ्रीडन? The correct answer is B, that is German Greer. Please remember. Okay, इनकी ये जो बुक है, this book came in 1970 and इस बुक के थ्रू she challenged traditional ideas about women's role in society. Okay. Question number 124, which year was declared as the Women Empowerment Year? 1999, 2001, 2005 या 1998? The correct answer is B, that is 2001. Please remember, ये काफ़ी ज़्यादा repeated question है. Okay? Question number 125, कुछ books हैं, कुछ authors हैं, we have to match them. These are really important book. ये सब ऐसी हैं, पुरानी books हैं जो NTA repeat कर सकता है. Okay? So don't neglect. The correct answer here is A. तो हम लोग मैच कर लेते हैं। Social Framework of Industry book जो है that is given by N.R. Sheath. Okay. Now, Workers, Factory and Social Change is written by Richard Lambert. Food Loose Labor के बारे में हमें पता ही है, जैन ब्रेमन बात करते हैं। एंड लास्ट में Workers Consciousness and Trade Union Response is by Ramaswamy. Okay, please remember all these books. All books are very, very important. So that's it for today, guys. I hope you like today's class. Don't forget to tell me in the comment section किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, एंड प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करो। देखो मैंने सारा नेट के यूनिट के हिसाब से टॉपिक्स लगा दिए हैं, सो यू गाइस कैन प्रिपेयर। अच्छा, जिन लोगों का नेट का एग्जाम है, प्लीज़ वॉच दिस इग्नू सीरीज़। ये इग्नू सीरीज़ ज़रूर से देखो, ये क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इग्नू से क्वेश्चंस बनते हैं। एनटीए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है इग्नू नोट से। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट। ओके, ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी पीडीएफ्स हैं वो यहीं पर मिलेंगे। 2015 का पेपर मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगी, जैसे जैसे हम लोग अभी पेपर सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग अपलोड करेंगे। अच्छा, अभी 2018 से पैटर्न चेंज हुआ था, तो 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक बार में पूरा एक पेपर सॉल्व करूं। ओके, दैट वुड बी मच बेटर, राइट? एंड ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी डाउट हो तो यू गाइस कैन रीच आउट हियर। सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, कीप लर्निंग।